नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है यूपी SSSC द्वारा आयोजित मंडी परिषद की परीक्षा जो कि 30 मई को होने वाली है, तो दोस्तों उसी से रिलेटेड हम आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र, परीक्षा पत्र यानी कि प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं। दोस्तों आज हम सामान्य विज्ञान को लेंगे, क्योंकि सामान्य ज्ञान ऐसा है विषय कि आप कितना भी कवर करते जाएंगे उसका कोर्स खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो हर एग्जाम में परीक्षाएं जरूर पूछे जाते हैं। इसमें से मुझे उम्मीद है जो अभी मैंने आपको सामान्य ज्ञान के कराए हैं, आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर फंसेंगे, ठीक है। और अगर इसमें नहीं फंसते हैं तो आप एटलीस्ट उन टॉपिक्स को कवर तो कर ही लेंगे, आप उन चीज़ों के बारे में जान तो जाएंगे ही। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। थोड़ा आप राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी बातें ज़्यादा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि एक ही बार में पूरी कंप्लीट कर दूं, आपको बार बार क्वेश्चंस रिपीट ना करना पड़े मुझे, इसलिए मैंने छोटा छोटा लिख दिया है। लेकिन मैं क्वेश्चंस बहुत क्लियरली बोलने की कोशिश करूँगी। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में आके हमें बता दीजिएगा, उस क्वेश्चन को फिर से हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे तो आपको PDF वगैरह ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साहित्यकार जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन हैं मुंशी प्रेमचंद, मजरूर सुल्तानपुरी, जयशंकर प्रसाद या कोई नहीं। देखिए दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिलता है ये बॉलीवुड यानी कि सिनेमा जगत से जुड़े हुए लोगों को दिया जाता है। जो सिनेमा जगत में जिनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है उन्हीं को दिया जाता है, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो मिला है 2017 में मिला है, विनोद खन्ना जी को मिला है, मरणोपरांत मिला है उन्हें, ठीक है। जो इसमें पूछा गया साहित्यकार वो हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मजरूर सुल्तानपुरी। मजरूर सुल्तानपुरी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। शाहजहां मूवी आप जानते होंगे, उस मूवी के बहुत गाने और लगभग 8000 से ज़्यादा गाने इन्होंने लिरिक्स मतलब लिखी है उसकी। लिरिसिस्ट मतलब जो लिरिक्स लिखते हैं ना गानों के, संगीत में जो लिरिक्स देते हैं वही काम करते थे मजरूर सुल्तानपुरी, ठीक है। यही साहित्यकार थे। अगला देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, आपके ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा या हरदोई। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान खाली है, वो किस जिले में आपका स्थित है, वो दोस्तों लखीमपुर खीरी जिले में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। तीसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या मेरठ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा आपकी जो आधुनिक हिंदी खड़ी बोली है उसके गद्य साहित्य में रहा है। आधुनिक हिंदी खड़ी बोली जो आपकी उसके गद्य साहित्य में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जो जन्म स्थान है वो वाराणसी है, बनारस के हैं ये। अगला देखिए, सबसे पुरानी उत्तर प्रदेश की नहर कौन सी है। आपके ऑप्शन है शारदा, पूर्वी यमुना, आगरा नहर या बेतवा नहर। इसका उत्तर है दोस्तों पूर्वी यमुना नहर। ये आपकी सहारनपुर जिले के पास है, ठीक है। पूर्वी यमुना नहर आपकी उत्तर प्रदेश सबसे पुरानी नहर है, ये सहारनपुर जिले के पास है। अगला देखिए, कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको नदी के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा, उसकी नदी लिखी है रावी, ये बिल्कुल ठीक है, आपको पता है हड़प्पा रावी नदी के साथ है। बी आपका ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो जो सिंधु नदी पे, एकदम सही है। तीसरा है आलमगीरपुर हिंडन नदी पे, बिल्कुल सही है। चौथा है लोथल सतलज नदी पे। दोस्तों यही ऑप्शन गलत है, लोथल जो आपका है वो भोगवा नदी पे है, गुजरात के पास है। ये जो आपका लोथल है ये गुजरात के पास है। और लोथल के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये उस समय का बंदरगाह था, ठीक है। खोजा गया आपको ये जो सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो लोथल आपका बंदरगाह पे भी बहुत फेमस था, ठीक है। लोथल बंदरगाह था आपका। तो ये भोगवा नदी पे गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 का नेतृत्व किसके द्वारा हुआ। सर पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों देखिए, इसमें आपको पता होगा, बाकी सबका नाम तो क्या है, हो ही नहीं सकता है। कैबिनेट मिशन 1946 जो है उसका नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा हुआ था। इसमें दो लोग और थे, एक आपके सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और दूसरे आपके AV अलेक्जेंडर। 3 लोग थे आपके कैबिनेट मिशन में, सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर, ठीक है दोस्तों। कैबिनेट मिशन, थोड़ा बहुत कैबिनेट मिशन के बारे में जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। अगला देखिए क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ। क्वेश्चन है आपके ऑप्शन ये है लॉर्ड कैनिंग, थॉमस मुनरो, हॉल मैकेंजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त का जो प्रारंभ हुआ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हुआ था। लॉर्ड कैनिंग आपको पता है पहले वॉइसरॉय थे इंडिया के।
थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बनाया था और हॉल मैकेंजी ने आपका महालवाड़ी सिस्टम। ठीक है, रैयतवाड़ी के थॉमस मुनरो थे और महालवाड़ी के आपके हॉल मैकेंजी थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन तो 2-3 बार पेपर में पूछा जा चुका है, ये यूपी SSC के। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों ऑप्शन है आपके 1951 यानी 51, 1951, 1952, 1953 या 1955। इसका बिल्कुल सही उत्तर है 1955। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे। अगला देखिए, किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष कर दी थी? ये सब क्वेश्चन इसलिए कह रही हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी लोकसभा भी आपका चुनाव हुआ था, तो क्वेश्चन हो सकता है आपके आए, नहीं भी आता को पता होना चाहिए आपको। किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर, पहले 21 थी अब 18 हो गई, तो किस संशोधन अधिनियम ने हुआ? 1992 का 73, 2002 का 86वां या 1993 का 74 या 1988 का 61? बता दो दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। 1988 का 61st अमेंडमेंट जो था आपका, वही आपका संशोधन अधिनियम था। इसने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी थी। 1988 का 61। ठीक है, आपको इन तीनों के बारे में बता दूं क्या है। 1992 का जो 73 वाला है वो आपका म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड है, सॉरी पंचायत से रिलेटेड है आपका। 1992 का 73 वाला पंचायत से रिलेटेड है, जो आपका किस पार्ट में है? पार्ट आपका 9th में है और शेड्यूल 11th में है। 1993 का जो 74th है आपका, ये नगर पालिका म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड है आपका। अगला देखिए, अब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या उपराष्ट्रपति? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया, बहुत ज़्यादा आता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, कलेक्टिवली अगर पूछा जाए तो आप लोकसभा के लिए बोलेंगे और इंडिविजुअली वो प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, उत्तरदायी सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए और इंडिविजुअली वो प्रधानमंत्री के लिए उत्तरदायी होती है। अगला देखिए, भारतीय संसद का गठन होता है, ए है लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों से, या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो दोस्तों को पता होनी चाहिए, जो संसद होती है, संसद में आपकी लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है और राष्ट्रपति भी आते हैं। तीनों को मिला के संसद का गठन होता है। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें अगर किसी को न्यायाधीश बनना है तो उच्च न्यायालय में कितने वर्ष उसको अधिवक्ता यानी कि एज ए एडवोकेट काम करना चाहिए? दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है 10 साल। कम से कम 10 साल उसे उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए, या फिर 5 साल उसे हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। या तो उसने 10 साल हाई कोर्ट की में एडवोकेट की तरह काम किया हो, या 5 साल उसने हाई कोर्ट में जज की तरह काम किया हो। ये क्वेश्चन शायद अभी पीसीएस में रिसेंटली आया भी था। ठीक है, नहीं यहाँ पर नहीं आया होगा तो अभी आपकी हाई कोर्ट वाली परीक्षा, किसी जगह परीक्षा में क्वेश्चन आया भी था अभी। ठीक है, अगला देखिए, इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है आपका 10 साल। 10 साल उसको हाई कोर्ट में अधिवक्ता की तरह काम करना चाहिए अगर उसको न्यायाधीश बनना है। कहाँ का? उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, सॉरी। अगला देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिला को अध्यक्ष बनाया गया? दोस्तों महिला पूछ रहा है, ना कि आपसे विदेशी और आपकी इंडिया की महिला पूछ रहा है। ठीक है, विदेशी या भारतीय नागरिक नहीं पूछ रहा है, बस महिला को कब बनाया गया? ऑप्शन है लाहौर 1929, कलकत्ता 1917, लखनऊ 1916, कानपुर 1925। बिल्कुल सही उत्तर इसका है कलकत्ता 1917। किस अधिवेशन में महिला को अध्यक्ष बनाया गया था? कलकत्ता 1917 में। किसको बनाया गया था दोस्तों? एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट जो थी उनको हमने इसमें कांग्रेस में पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया गया था कलकत्ता 1917 में। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछता ना कि महिला नहीं भारतीय महिला को कौन से ऐसे अधिवेशन में भारतीय महिला को अध्यक्ष बनाया गया, तो आप बताते कानपुर 1925, जिसका उत्तर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इसमें पहली महिला थी इंडिया की, भारतीय महिला पहली सरोजनी नायडू थी जिनको वो महिला को अध्यक्ष बनाया गया था। वो आपकी किस में थी? कानपुर सेशन में थी, कानपुर के 1925 में। बाकी भी आपको पता है दोनों क्यों फेमस है। लखनऊ 1916 लखनऊ पैक्ट था आपका, वो लखनऊ 1916 वाले में था, और लाहौर 1929 से पूर्ण स्वराज वाला रेजोल्यूशन पास हुआ था। ठीक, उसके लिए ये बहुत फेमस है।
आगे देखिए, प्रथम जैन संगीति से कथन को बताना है, सत्य कथन को बताना है। दोस्तों पिछले वाले मैंने पेपर में बताया था आपको 4 जो बौद्ध संगीति हुई थी, 4 बौद्ध संगीति के बारे में बताया था। वहाँ आपको मैंने क्वेश्चन में ऑप्शन बताया था, कुंडलवन जो आपका कश्मीर वाला था, कौन अध्यक्ष था, कौन राजा था, पूरा बताया था। नहीं अगर वहाँ देखा है तो फिर से वीडियो जाकर ज़रूर देख लीजिए और आप पढ़ के जाइए इस चीज़ को। बौद्ध संगीति आपकी 4 हुई थी, जैन संगीति 2 हुई थी। प्रथम के बारे में यहाँ मैंने लिख दिया है, प्रथम जैन संगीति से जुड़े सत्य कथनों को बताना है। एक है आयोजन इसका पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा है अध्यक्ष स्थूलभद्र ने की थी, मतलब अध्यक्षता इसकी स्थूलभद्र ने की थी, तीसरा है श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था। तो दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आंसर एकदम सही है। प्रथम जैन संगीति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, अध्यक्षता इसकी स्थूलभद्र ने की थी, श्वेतांबर एवं दिगंबर में इसका विभाजन भी पहले ही समिति में हो गया था। दोस्तों दूसरे के बारे में बता देती हूँ आपको। दूसरी जो समिति थी वो आपकी वल्लभी में हुई थी, ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष थे वो देवर्षि क्षमा श्रमण थे, देवर्षि क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे। और इस समय इसमें क्या हुआ था, दूसरी संगीति में, दूसरी जैन संगीति में जो आपके ग्रंथ थे वो लिखे गए थे, लिखित काम सारा धर्म ग्रंथों का दूसरी जैन संगीति में हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, किस संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है, किस संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय रिजर्व बैंक या IDA या कोई नहीं। दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है IDA, ठीक है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर है IDA, IDA इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगला देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है संजय बारू, विजय गोयल, नितिन खन्ना या अरुणिमा सिंह। संजय बारू इसका बिल्कुल सही उत्तर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक संजय बारू जी हैं। एक क्वेश्चन रह गया आपका बीच में, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, विमल जालान, सी रंगराजन, उर्जित पटेल या फिर NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के दोस्तों जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। ये 15वीं वित्त आयोग आपकी गठित हुई है 2020 से 25 के लिए, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। अगला देखिए दोस्तों, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया, गेहूं, चावल, तिलहन या बाजरा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव हमें गेहूं में देखने को मिला। हरित क्रांति के अगर पूछा जाए कौन वो हैं आपके जनक हैं, तो आप इंडिया में बताओगे कि MS स्वामीनाथन है। और अगर पूछे वर्ल्ड में पूछा जाए कि हरित क्रांति कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। अगला देखिए, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, चावल, गेहूं, ज्वार या बाजरा। दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर चावल है। मुख्य खाद्यान्न फसल इंडिया की यानी भारत की चावल है आपकी, ठीक है। सेकेंड नंबर पे गेहूं आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, भरतनाट्यम, कथकली, कथक या भांगड़ा। दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा भांगड़ा। भांगड़ा आपका भारत का शास्त्रीय संगीत नहीं है। कौन सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, सार्क देशों में से कौन सा सदस्य नहीं पूछा जा रहा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन या नेपाल। इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सदस्य जो नहीं है वो आपका चीन है। कौन कौन से देश हैं दोस्तों, 8 देश हैं। इसमें कौन कौन से बता दे रही हूँ मैं, बांग्लादेश है, आपका भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और मालदीव्स है, ठीक है। 8 हैं आपके पास, 8 है। 8 मैंने ऐसे याद किया हुआ है, बिपाशा NBM, ठीक है। आपको जैसे भी उसका बनाना है शॉर्टकट बता दिए, नहीं तो हम एक बार एक इसकी भी वीडियो बनाएंगे जिसकी ट्रिक से आप याद कर लें चीज़ें। अभी मैंने ऐसे आपको बताया था ना, कहाँ पे ये संशोधन अधिनियम वाला बताया था ना, 1992 का 73 बताया तुरंत की पार्ट 9 शेड्यूल 11 में। इसकी मैंने ट्रिक भी डाल रखी है एक वीडियो में, ठीक है। अगर आप जाके वहाँ से देखेंगे संविधान के, मैंने एक ट्रिक डाल रखी है कि इससे आपको सारे पार्ट्स याद हो जाएंगे, सारे शेड्यूल्स की ट्रिक बना के याद की हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, हरिश्चंद्र, श्रीनिवास रामानुजन। इसका बिल्कुल सही उत्तर है श्रीनिवास रामानुजन। इन्हीं के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय गणित दिवस की तरह मनाते हैं। अगला देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान किस जगह पे स्थित है। आपके ऑप्शन है भोपाल, देहरादून, अल्मोड़ा, फरीदाबाद। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, लूनी, नर्मदा, ताप्ती या माही। दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो पिछली देखी होगी इंडिया फिजियोग्राफिकल रीजन की, तो मैंने वहाँ पे जो आपको बताया है प्लेन्स के बारे में, तो जहाँ प्लेन्स बताया था आपको, ग्रेट प्लेन्स, वहाँ पे मैंने आपको राजस्थान का प्लेन बताया था, ढेर सारे प्लेन बताए थे आपको, दोआब बताया था। वहीं मैंने आपको ये बताई थी बात कि लूनी जो नदी है वो रन ऑफ कच्छ में
गायब हो जाती, डिसअपियर हो जाती है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है नर्मदा और ताप्ती तो अरब सागर में गिरती ही है, लूनी नदी आपकी क्या होती है, वो रन ऑफ कक्ष में गायब हो जाती है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर कौन सा है दोस्तों, लूनी नदी, वो अरब सागर में नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में यूरेनियम का उत्पादन होता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों झारखंड। झारखंड में एक जगह है आपकी जादूगढ़, जादूगढ़ ऐसा कुछ नाम है उसका, वहाँ पे यूरेनियम बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ यूरेनियम का बहुत ज़्यादा संचित मात्रा में वो भी है, भंडार भी है, जहाँ भंडार ज़्यादा है वहीं पे उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो झारखंड में इसका भंडार भी बहुत है, बहुत ज़्यादा भंडार है और वहीं पे उसका उत्पादन भी सबसे ज़्यादा है। अगला देखिए, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिखे क्योंकि 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होनी चाहिए, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है आपको। किस झील का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है, कौन सी झील है, पुलिकट झील है दोस्तों। पुलिकट झील आपकी, उसका विस्तार आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के लिए गिर अभयारण्य किस जगह स्थित है। दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है गिर अभयारण्य आपका गुजरात से है। गिर से आप याद रखना, गिर गुजरात, ठीक है। और शेरों के लिए सबसे आप जो गिर अभयारण्य है वो आपका गुजरात में है। सबसे आखिरी क्वेश्चन है, 46वें आपके मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई हैं आपके, ठीक है। ये आपके 46वें 46 आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू वीडियो। और अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में आके बोल दीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे उस चीज़ के बारे में। बाकी आप सुनिए वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।